कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। ट्रेजेडी किंग। जी हाँ, जब ये नाम जुबान पर आता है तो सब समझ जाते हैं कि बात किसकी हो रही है। वन एंड ओनली दिलीप कुमार। जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले। सिल्वर स्क्रीन के इस बादशाह के बारे में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि जब भी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा। यूं तो इनकी फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है। नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कथक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो। लेकिन जिस फिल्म को सबसे बड़ी फिल्म कहा गया, हासिले महफिल कहा गया, उसका नाम है मुगले आजम। इस फिल्म को बनाने में करीब 1 दशक लगा था। बहुत मेहनत और लंबे संघर्ष के बाद जब यह फिल्म बनकर तैयार हुई, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे बनी यह फिल्म जब दर्शकों के बीच आई तो ये ऐतिहासिक तौर पे ही लोकप्रिय हुई। आज भी लोग इस एपिक फिल्म को बार बार देखना पसंद करते हैं। सलीम मेरी जान, बाहर हटाने से मेरी नजर लग जाएगी। इस फिल्म में मधुबाला, पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार की अदायगी आज भी लोग भूले नहीं भूलते। लेकिन आप हैरान होंगे कि इस फिल्म के प्रमोशन और प्रीमियर पर इस फिल्म के हीरो दिलीप कुमार और मधुबाला खुद नहीं आए। जी हां, और सिर्फ इतना ही नहीं, दिलीप साहब फिल्म के निर्देशक के आसिफ से बहुत नाराज थे, जबकि के आसिफ उनके सबसे करीबी जिगरी यार, उनके जिगरी दोस्त रहे। उसके बावजूद भी वो उनसे इतने नाराज थे कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद उन्होंने ये फिल्म 20 साल तक नहीं देखी। विश्वास करेंगे आप? आखिर क्या था पूरा माजरा? जानेंगे सब कुछ इसके बारे में। बस बने रहिए आप हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड इतिहास पर। आफताब की रोशनी दुनिया की हर गोशी को रोशन करती है। खुदा आफताब ने क्यों तकलीफ की? ताकि इस महताब में जज्ब हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इतिहासकार। मुगले आजम को अब तक के इतिहास में सबसे खर्चीली फिल्म कहा जाता है। 1946 में फिल्म बनी थी और उसके बाद बनते बनते आ गया साल 1960, यानी बननी शुरू हुई 1946 में और 1960 में कंप्लीट हुई। अगर अनारकली आजाद न की गई तो कैद खाने की ये रात अनारकली पर नहीं, अकबर आजम की सारी जिंदगी के मंसूबों पर भारी गुजरेगी। कैसे और उस फिल्म को क्यों इतने साल लगे बनने में, ये जिक्र तो हम कभी और करेंगे। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं उस किस्से की, उस नाराजगी की जिसके कारण दिलीप कुमार ने ना तो ये फिल्म 20 साल तक देखी और ना ही वो इसके प्रमोशन पे आए। आइए पूरे मामले को जानते हैं और इसके लिए हमें 40 साल पीछे जाना पड़ेगा। करीम आसिफ यानी के आसिफ वैसे तो यूपी के इटावा में आसिफ करीम के नाम से टेलर मास्टर यानी दर्जी का काम करते थे, लेकिन उनके शौक बड़े रंगीन मिजाज थे, बहुत रंगीले थे वो। उनके सगे बहनोई नजीर अहमद खान जो उनके दूर के रिश्ते के मामा भी लगते थे। फिल्म इंडस्ट्री में उनका अच्छा खासा नाम था। 1930 से 1960 के दशक तक वो हिंदी उर्दू फिल्मों में एक्टर, डायरेक्टर और बतौर प्रोड्यूसर काम कर रहे थे। ये वही नजीर खान है दोस्तों जो आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए और दिलीप कुमार के एक्टर भाई यानी अयूब खान के पिता नासिर खान इन्हीं नजीर अहमद खान के दामाद थे। एनीवे दोस्तों, यहां पे ये परिचय देना इसलिए जरूरी था ताकि आप जान सकें कि के आसिफ की मुंबई में क्या पहुंच थी, किस वजह से वो वहां तक पहुंच पाए। इटावा से वो मुंबई आ गए, लेकिन वो पहले ही समझ गए, वो जानते थे कि उनकी शक्ल सूरत ऐसी है, वो जिस शख्सियत के इंसान है उन्हें कोई एक्टर तो बनाएगा नहीं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का ग्लैमर उनकी आंखों में चढ़ा हुआ था। उन्होंने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री में बाकी लोगों की जगह सबसे ज्यादा पूछा जाता है डायरेक्टर को। नजीर साहब ने सिफारिश की और उनके कहने पर एक प्रोड्यूसर के अब्दुल्ला ने उन्हें फंड किया, जिसकी वजह से उन्हें एक फिल्म डायरेक्ट करने का मौका मिला जिसका नाम था फूल। और इसमें काम किया था पृथ्वीराज कपूर, सुरैया और सितारा देवी ने। फिल्म चल निकली और के आसिफ की गाड़ी भी चल निकली। इस बीच के आसिफ के घर में एक घटना अचानक घट गई।
उनके बहनोई नजीर साहब ने मशहूर नृत्यांगना सितारा देवी से शादी कर ली। आसिफ साहब ने इसे अपनी बहन सिकंदरा बेगम की तौहीन समझा और अपनी फिल्म धूल की कलाकार सितारा देवी को लेकर वो दिल्ली आ गए और वहां जाकर उन्होंने सितारा देवी से शादी कर ली। उन दिनों मशहूर नाटकों पर फिल्में बनाने का एक चलन चल रहा था और 1922 के मशहूर नाटक अनारकली पर ऑलरेडी 2 फिल्में बन चुकी थी जिन्होंने बहुत अच्छा कारोबार किया। के आसिफ के नजरिए से उस नाटक में कुछ ना कुछ बात थी। वो इसे पूरी मुगलिया आन बान और शान के साथ फिल्माना और एक सच्ची कहानी के तौर पे दिखाना चाहते थे। 1946 में प्रोड्यूसर सिराज अली हकीम ने इस पर पैसा लगाने का भरोसा दिलाया और शूटिंग शुरू हो गई। तब इसमें दिलीप कुमार और मधुबाला नहीं थे। इसे शुरू किया गया था वीणा, वर्गीस और चंद्रमोहन व सप्रू के साथ। इसके फाइनेंसरों ने इस पर काफी पैसा खर्च करने का बीड़ा भी उठाया था। उन्होंने मन बना लिया कि इस फिल्म को हम दिल खोल के बनाएंगे। फिल्म बनी रही थी कि 1947 में देश का बंटवारा हो गया। उस वक्त के आसिफ तो यहीं रह गए, लेकिन कास्ट का बहुत बड़ा हिस्सा चला गया पाकिस्तान। फिल्म के प्रोड्यूसर शिराज भी पाकिस्तान चले गए। फिल्म की लगभग सारी तैयारी दोबारा से करनी पड़ी क्योंकि फाइनेंस की कमी पड़ गई। अब नए फाइनेंसर को ढूंढा गया और मिले शाहपुर जी पलौन जी, जो इस फिल्म पे पैसा लगाने को तैयार हो गए। दिलीप कुमार को इस फिल्म में बतौर हीरो कास्ट किया गया और बतौर हीरोइन यानी अनारकली की भूमिका निभाई मधुबाला ने। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। दिलीप साहब और के आसिफ में गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों खूब मौज मस्ती करते थे, साथ में खाते थे, पीते थे। कहते हैं दोनों फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियों पर साथ साथ डोरे डालते थे। उन दिनों एक बहुत ही बड़ा किस्सा मशहूर है कि दिलीप कुमार की दिली तमन्ना तब की ड्रीम गर्ल माने जाने वाली सुरैया के साथ काम करने की रही, क्योंकि सुरैया ने उन्हें कभी घास नहीं डाली। हालांकि दिलीप कुमार अपने जमाने के सुपरस्टार स्थापित हो चुके थे, लेकिन सुरैया ने उनके साथ ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई, कभी उनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। दिलीप कुमार पर हर हीरोइन अपना दिल फेंकती थी, लेकिन सुरैया उन्हें कहती थी साइड प्लीज। हालांकि इस बेरुखी की एक वजह देवानंद भी थे, जिनके सुरैया के साथ करीबी रिश्ते थे, लेकिन इस किस्से को हम किसी और वीडियो में बयां करेंगे। बहरहाल के आसिफ ने 1948 और 49 में एक फिल्म प्रोड्यूस की और उसमें सुरैया काफी मनाने पर फिल्म में काम करने को आखिर तैयार हो गई। बताया जाता है कि इस फिल्म के लिए के आसिफ ने मुंह मांगी फीस देकर सुरैया को मनाया और दिलीप कुमार के साथ साइन कर लिया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और पहले ही सीन में एक सीक्वेंस रखा गया जिसमें हीरोइन यानी सुरैया को सांप काट लेता है और हीरो यानी दिलीप साहब मुंह से चूस कर वो जहर बाहर निकालते हैं। डायरेक्टर के मुताबिक सांप ने पंजे या एड़ी पर नहीं बल्कि घुटने के पास पिंडली पर काटा था। शूटिंग शुरू हुई तो पहले दिन कम से कम 10 रीटेक हुए, लेकिन शॉट ओके नहीं हुआ। आप समझ गए होंगे ये एक शरारत का हिस्सा था। ऐसा 1 दिन 2 दिन बल्कि 4 दिन हुआ। चौथे दिन तक सुरैया भी समझ गई कि यह सारी शरारत उनके साथ छेड़छाड़ के लिए की जा रही है। दिलीप कुमार कुछ और चाहते हैं। उसके बाद सुरैया ने उनको ऐसा मजा चखाया जिसे दिलीप साहब अपनी उम्र भर नहीं भूले होंगे। कहते हैं चौथे दिन दिलीप साहब ने जैसे ही सुरैया के पांव को हाथ लगाया, वैसे ही उन्होंने झटके से उन्हें लात मारी और खड़ी होकर चली गई। बाद में इस फिल्म को नरगिस के साथ पूरा किया गया। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कथक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है। इस फिल्म का नाम था हलचल, जो 1950 में पर्दे पर आई थी। इसी तरह के आसिफ की पत्नी सितारा देवी ने निगार सुल्ताना को सिफारिश कर मुगल आजम फिल्म में मौका दिलवाया, तो आसिफ मियां शूटिंग के दौरान उनसे आंखें चार कर बैठे। बात यहां तक आ गई कि दोनों ने शादी तक कर ली। सितारा देवी बहुत नाराज हुई। खफा होकर उन्होंने के आसिफ से तलाक ले लिया। कहते हैं दिलीप कुमार ने उसी वक्त के आसिफ का साथ दिया था। चर्चा आम थी कि फिल्म में निगार सुल्ताना को बेहद अहम किरदार तो मिला ही, पूरी शूटिंग के दौरान उन्हें मिनी डायरेक्टर का दर्जा हासिल रहा। जी हां, वो रानी की तरह मुगल आजम के सेट पर छाई रहती थी, काम करती थी, आखिर के आसिफ के दिल के करीब जो थी। ताज दूसरों के हाथों पहना जाता है। हाथ दूसरों के होते हैं लेकिन हिम्मत अपनी होती है। कोई आना जाए बाहर, क्या तुम्हें खौफ नहीं? खौफ ताज उन सरों पर नहीं रहता जिनके करीब खौफ आ जाए।
तो ऐसी थी दिलीप कुमार और के आसिफ की यारी। दोनों ने पूरी फिल्म में बहुत मस्ती की। दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच दूरी इसी फिल्म के दौरान बढ़ी। देखिए, यही ग्रेट एक्टर और एक्ट्रेस की निशानी होती है। इन दोनों में ब्रेकअप हो चुका था और दोनों में से किसी कलाकार ने ऑन स्क्रीन इस दूरी या ब्रेकअप को जाहिर नहीं होने दिया। आप इनके फेस एक्सप्रेशन देखिए, इनकी कमाल की अदायगी देखिए। फिल्म के क्लाइमेक्स में जहां मधुबाला और दिलीप कुमार के सबसे इंटीमेट सीन हैं, उसकी शूटिंग के दौरान दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। फिल्म की शूटिंग सन 1960 तक चली और जब के आसिफ ने इंडस्ट्री में कलर फिल्मों का जलवा देखा तो कई रीलों को दोबारा शूट करने लगे। 4 रील की शूटिंग दोबारा कलर हुई, लेकिन तब तक मधुबाला की तबीयत बिगड़ने लगी और उनके पति किशोर कुमार साहब उन्हें इलाज के लिए ले गए लंदन। उधर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स और निवेशक भी दबाव बढ़ाने लगे और के आसिफ से कहने लगे, भाई इसको फटाफट बनाओ, इसकी तैयारी करो, इसे रिलीज करो। 1 दर्जन भाई बहनों वाले दिलीप कुमार का परिवार काफी लंबा चौड़ा था। वो 5 भाई थे और उनकी 7 बहनें थीं। सन 1950 में पिता की मृत्यु के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी दिलीप कुमार ने ले ली और के आसिफ का उनके परिवार में बेरोक टोक आना जाना था। दिलीप कुमार की एक बहन अख्तर से के आसिफ की निकटता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला कर लिया। यह बात तब की है जब मुगले आजम रिलीज होने वाली थी। जब उनकी मर्जी के बगैर उनकी बहन अख्तर के आसिफ की तीसरी बीवी बन गई तो दिलीप कुमार को गहरा सदमा पहुंचा। कहते हैं उन्हें जब तक यह एहसास हुआ कि यह मौज मस्ती उन्हें कितनी महंगी पड़ेगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिलीप कुमार ने उन दोनों से बातचीत तक करनी बंद कर दी और यह तय किया कि प्रीमियर में जाना तो दूर, वह मुगले आजम कभी देखेंगे भी नहीं। वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूं। मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघलाकर एक रकासा के पैरों की पाजेब बनाना चाहते हो। शुक्रवार 5 अगस्त 1960 को फिल्म रिलीज हुई और इसके निवेशकों ने इसे खूब प्रमोट किया। नतीजा यह निकला कि प्रीमियर और प्रमोशन पर ना हीरोइन पहुंची और ना ही हीरो, लेकिन मुगले आजम सुपर डुपर हिट हो गई। हालांकि बेगम अख्तर ने के आसिफ का साथ उनकी मौत तक दिया। 1971 में जब उनकी मौत हुई, बेगम अख्तर तब तक उनके साथ थी। बहुत मनाने पर सन 1979 में दिलीप कुमार पहली बार इस फिल्म को देखने के लिए राजी हुए। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं और उन शहीदों की मांओं को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने सच्चाई और मोहब्बत की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप हमसे कोई भी बात करना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए। फिर मिलेंगे आपसे और भी बॉलीवुड की ताज़ा बेहतरीन यादों और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बॉलीवुड इतिहास। नमस्कार।